हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है उन्नति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सेन आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। देखिए, इस चैनल पर आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स, पूरा कंप्लीट जीके और हर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे दी जाएगी। तो सभी लोग जो चैनल पर नए हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, आज का जो हमारा चैप्टर है मैथ्स का, ये सिंप्लीफिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी संख्याएँ। एग्जाम में पूछा जाता है कि संख्याएँ क्या है और संख्याओं से लेकर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, वो हम आज की इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे आज की इस क्लास में कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, सबसे पहले जो संख्या है जिसका एग्जाम में यूज होता है, इन संख्याओं में आपको ये पता होना चाहिए कि संख्याओं में बड़ा और छोटा। तो सबसे पहले तो आपको इतना सा पूछ लिया जाता है कि संख्याओं में बड़ा और छोटा कैसे बनेगा। जैसे एग्जामिनर ने लिख दिया कि 3, 4 और 5। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इन तीनों अंकों का यूज करके आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बना सकते हैं। तो आपसे अगर ये पूछे कि इन तीनों का यूज करके सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, एक तो पूछेगा आपसे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछता है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या होगा। और दूसरा आपसे पूछेगा सबसे छोटी संख्या। दूसरा क्या पूछेगा, सबसे छोटी संख्या। तो दो बातें आप लोगों से यहां पर पूछी जाती है, एक तो सबसे बड़ी संख्या और एक पूछते हैं आपसे सबसे छोटी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या पूछे तो हमें सबसे पहले बड़ा अंक लिखना होगा, सबसे पहले छोटा अंक लिखना होगा। अगर आप लोगों से पूछता है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमें आरोही क्रम में लिखने के बजाय अवरोही क्रम में लिखना होगा। अब देखिए, सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, सबसे बड़ा अंक हो गया यहाँ पर 5। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा ही अंक आपको लिखना है। अब आपके सामने सबसे बड़ा अंक कौन आ गया, 5। अब उसके बाद उससे छोटा अंक लिखना है, तो उससे छोटा अंक कौन है, 4। फिर सबसे छोटा अंक कौन है, 3। तो इस तरह से आप लोग हमेशा क्या कर सकते हैं, बड़ी संख्या बना सकते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो सबसे छोटी संख्या बनाने का मतलब हो गया पहले सबसे छोटा लिखना है। ये ट्रिक याद रखना, बड़ी संख्या पूछे सबसे तो सबसे पहले बड़े को लिखना है, सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे पहले छोटे को लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन नजर आ रही है, 3। फिर इससे बड़ी कौन आएगी, 4। और इससे बड़ी कौन आएगी, 5। तो इस प्रकार पेपर में एक तो ये सवाल बनता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये आपको पूछा जाता है। तो आज के बाद आपसे जब भी पूछें तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनर क्या पूछता है, ध्यान से समझिए। एग्जामिनर पूछता है कि हमारी संख्या कैसी है। तो हमारी संख्याएं जो हम मैथ्स पढ़ते हैं, वो मैथ्स का सिस्टम होता है दार्शनिक पद्धति। एग्जामिनर पूछता है कि सामान्य गणित जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन सी पद्धति है। तो आप लोग बोलेंगे दार्शनिक पद्धति की हमारी मैथ्स है। ठीक है, रेलवे के ग्रुप डी में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि आपकी जो मैथ्स है वो किस पद्धति की है। तो हम जो मैथ्स पढ़ते हैं वो कैसी है, दार्शनिक पद्धति की है। दार्शनिक का मतलब होता है डेसिमल फॉर्म में आएंगी। इसका एक और अच्छा मतलब ये है, आपको इजी तौर पे मैं समझाऊं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जब भी किसी मैथ्स का चैप्टर शुरू करते हैं, तो पूरी की पूरी मैथ्स में ये 0 से लेकर 9 तक के ही आपको डिजिट काम में लेने होते हैं। और अगर आप लोग इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमारे पास कितने डिजिट निकल के आए, 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो मैथ्स चलती है वो 10 डिजिट की है। इसके अलावा आपसे एक और पूछा जाता है कि मैथ्स का डे कब बनाया जाता है, मैथ्स डे। आपसे एग्जामिनर पूछता है मैथ्स डे यानी गणित दिवस कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना है 22 दिसंबर। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज ये और ध्यान रखनी है कि एग्जामिनर पूछता है दो अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। एग्जामिनर ने प्रश्न खूब आपसे एग्जाम में पूछा है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो आपको यहां बताना होगा। इसी तरह से आप लोग कमेंट करके बताइए 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, यह एग्जामिनर आपसे पूछता है। इसी तरीके से एग्जामिनर पूछता है 4 अंकों की कुल संख्या क्या होगी,
एक एग्जामिनर ये पूछता है 5 अंकों की कुल संख्या क्या होगी, 5 अंकों की कुल संख्या क्या होगी, ये एग्जामिनर आपसे पूछता है। याद रखना पेपर में इस प्रकार का जब भी प्रश्न पूछे जाएगा तो आपको एक सीधा सिंपल तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, हमेशा के लिए याद रखना है। अगर आपसे पूछे 2 अंकों की कितनी संख्या है तो आप लोग बोल देंगे सर 90 है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है तो 90 है। अब अगर 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, केवल 0 बढ़ाते चलना है। अब मैं आपसे पूछूं 3 अंकों की टोटल कितनी संख्या है तो आप लोग बोलेंगे सर 900। अगर मैं पूछूं 4 अंकों की कितनी संख्या है तो आप लोग बोलेंगे सर 9000। मैं पूछूं 5 अंकों की कितनी संख्या है तो आप लोग बोलेंगे सर 90000। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? इस प्रकार आपसे कभी भी कोई प्रश्न बनता है तो इस तरीके के प्रश्न आपके सामने देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इस तरीके से किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद एक आपसे पूछा जाता है रोमन संख्या। क्या पूछते हैं? रोमन संख्या। देखिए आप लोगों के पेपर में, चाहे से वो आपका डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे से आपका जनरल एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आजकल संख्या पद्धति से रोमन संख्या को लेकर प्रश्न बनता है। अब रोमन संख्या क्या है? जैसे हम लोग अब छोटी क्लास में थे तो आप लोगों ने कुछ ऐसे अंक लिखे होंगे, जैसे आई टाइप का 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे बहुत सारे अंक आपने पढ़े होंगे, 4, 5, इस तरीके से आपने जब छोटी क्लास में थे तो स्कूल के अंदर आप अपनी क्लासों को भी ऐसे ही दिखाया। तो ये जो अंक नजर आते हैं इन्हीं को बोलते हैं रोमन संख्या। लेकिन हमारे पेपर की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे समझना है। रोमन संख्या में एक तो पूछा जाता है 50। क्या पूछा जाता है? 50 को कैसे लिखेंगे। रोमन संख्या में एक पूछा जाता है 100। 100 को आप कैसा लिखेंगे। रोमन संख्या में आपसे पूछा जाएगा 500 को कैसा लिखा जाएगा। और रोमन संख्या में आपसे पूछा जाता है कि 1000 को कैसे लिखा जाएगा। ये 4 चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि यही पेपर के ज्यादा काम की है। जैसे मैं आपसे पूछूं रोमन संख्या में 50 को क्या लिखेंगे, तो आप याद रखना L लिखते हैं। फिर 100 को हम लोग क्या लिखेंगे? C लिखेंगे। 100 को हम लोग क्या लिखेंगे? C। फिर हम 500 को लिखेंगे D, और फिर 1000 को हम लोग लिखते हैं M। ये कोड है इस तरीके के रोमन संख्या के। तो आप लोगों को ये रोमन संख्या के अंकों के बारे में पता होना चाहिए। अब एक चीज और समझते हैं, रोमन संख्या की जब बात चली रही है तो हम लोग हमेशा याद रखिए, जैसे आप 6ठी कक्षा में थे और जब आप 5वीं कक्षा में थे और जब आप 4थी क्लास में थे, तो आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी कि 5th क्लास को तो आपने लिखा V। 5th क्लास को तो क्या लिखते हैं? V लिखते हैं। अब हम ये जानते हैं 1 को आप लोग I के फॉर्म में लिखते हैं ऐसा। तो अगर आपसे पूछे 6 को कैसे लिखेंगे, तो आपने राइट साइड में 1 बढ़ा दिया। हम राइट साइड में लिखते हैं तो फिर वैल्यू बढ़ती है, और अगर उल्टे हाथ की तरफ लिखते हैं तो वैल्यू कम होती है। जैसे अगर मेरे को 4थी क्लास में जाना है तो मैं उल्टे हाथ की तरफ ये I लिखूंगा। बात समझ में आ रही है? उल्टे हाथ पे लिखने से कम हो जाता है नंबर, और बड़े हाथ पे लिखने से यानी सीधे हाथ पे लिखने से वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि 5 को V लिखा जाता है, 6 लिखेंगे तो उधर लिखेंगे 1, और अगर 4 लिखना है तो उधर लिखेंगे 1, क्योंकि लेफ्ट साइड में जाने से ये कम हो जाती है। यहां तक समझ में आ गया? तो ये आपको पेपर की दृष्टि से रोमन संख्या के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती है। पहले ये भी चीज जान लेना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी तरीके की संख्याएं हैं। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं संख्याओं में। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। एक संख्या है जिसका नाम क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या क्या है, पहले तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरी संख्या है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। और तीसरी जो संख्या कहलाती है उस संख्या को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। अब सबसे पहले ध्यान से समझिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये प्राकृतिक है। तो आप लोग कहेंगे कि सर यदि किसी संख्या की शुरुआत 1 से होगी, यदि किसी संख्या की शुरुआत 1 से होगी तो फिर वो संख्या कैसी कहलाएगी? प्राकृतिक कहलाएगी। जैसे 1 भी प्राकृतिक है, 2 भी प्राकृतिक है, 3 भी प्राकृतिक है,
4 भी प्राकृतिक है, 5 भी प्राकृतिक है और आगे आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक है, नेचुरल है। बस याद क्या रखना है आपको पेपर में कि शुरुआत कहां से होती है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होगी, फिर से इंपॉर्टेंट बात, पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है होल नंबर की, तो आप लोग बोलेंगे सर 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 और ये भी ऐसे आगे तक चलती चलेंगी। क्या बात को समझ पा रहे हैं? प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 1 से। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 0 से। और एक संख्या है पूर्णांक, तो याद रखना पूर्णांक संख्याएं माइनस की भी हो सकती है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 और आगे। कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्णांक संख्याएं जो इंटीजर नंबर है, ये इंटीजर नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं हो सकती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपसे मैं पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या जो है ये सबके सब किसके अंदर नजर आ रही है, पूर्ण संख्या के अंदर। देखो ये 1 2 3 4 5 ये पूरा का पूरा यहां भी नजर आ रहा है, तो एग्जामिनर पूछता है कि क्या ये बात सही है क्या कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये बात सही है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 तो इसके अंदर भी है। अगर आपसे एग्जामिनर दूसरी बात ये पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है क्या, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर नंबर, ये राइट है या रॉन्ग है, तो आप लोग बोलेंगे सर ये बात भी क्या है, सही है, क्योंकि 0 1 2 3 4 तो यहां पे भी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? तीनों संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए, और बाकी हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखते हैं और इंपॉर्टेंट कौन कौन सी संख्याएं हैं जो हमारे पेपर में पूछी जाती है। आइए देखिए, एक संख्या है जो आपके पेपर में पूछी जाती है, इसको बोलते हैं सम संख्या। एक कौन सी संख्या है, सम संख्या। और एक कौन सी होती है, विषम संख्या। एक होती है सम संख्या और दूसरी कैसी होती है, विषम संख्या। अब ध्यान से सुनिए, सम संख्या और विषम संख्या क्या है। देखिए, अगर आपसे पूछे सम संख्या और विषम संख्या का अंतर कैसे पता चले, कि याद रखिए सम संख्या है तो इसका मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और इस प्रकार आगे चलती चलेंगी। मतलब 2 से शुरू कर देंगे, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, तो ये सब कैसी संख्या है, सम संख्या है। और अगर आपसे पूछे विषम क्या है, तो 1 से शुरू कर दो, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 और इस तरीके से। तो ये सब संख्या कैसी है, विषम संख्या है। ये इवन नंबर हैं, ये ऑड नंबर हैं। अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आपने यहाँ गहराई से देखा कि सभी सम संख्याओं का अंतर भी कितना है, 2 से ही चल रहा है। अगर हम सब में 2 2 जोड़ते चले तो कैसी संख्या आ रही है, समी आ रही है। और अगर आपसे पूछे विषम संख्या कैसी है, तो विषम संख्या में भी अंतर सेम आ रहा है। तो जितना अंतर सम में चलता है तो आपने देखा होगा उतना ही गैप जो है वो किस में चल रहा है, विषम में चल रहा है। क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं है? यानी सम विषम का अंतर भी आप लोग समझ पाए। अब चलते हम आगे एक और संख्या के पास जहां से हमें एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। आइए देखिए, एक संख्या होती है परिमेय और एक संख्या होती है अपरिमेय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक संख्या होती है जिसका नाम है परिमेय संख्या, एक संख्या होती है जिसका नाम है परिमेय संख्या, और एक संख्या होती है जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। एक संख्या का नाम है अपरिमेय संख्या। तो एक संख्या तो कैसी हो गई, परिमेय संख्या, और एक संख्या कैसी आ गई, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है? इसका क्लासिफाई होना बहुत जरूरी है, एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है। तो आपको यह चीज देखनी पड़ेगी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में कैसे अंतर है और कैसे हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करेंगे परिमेय को समझने की। देखो परिमेय कौन है, जैसे हम छोटी क्लास में थे तो हमको पढ़ाया गया कि P/Q में जिसको लिख देंगे ये संख्या कैसी कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर हम किसी संख्या को P/Q में नहीं लिख सकते तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये तो हमको बचपन में सिखाया गया है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अलावा एग्जाम में क्या आता है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल ऐसी बातें अब नहीं पूछ रहा है। एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछ रहा है, एग्जैक्ट क्या प्रश्न पूछ रहा है, वो आपको यहाँ पे सीखना होगा, क्योंकि आपके पेपर की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट संख्याएं होती है। देखिए परिमेय संख्या क्या है, जैसे मैंने कोई भी संख्या लिख ली, जैसे 3 लिख लिया तो 3 क्या होगी, परिमेय होगी। अगर मैं आपसे पूछूं 4 लिख लिया तो भी क्या होगी, परिमेय होगी। याद रखना, अगर मैंने इसको भिन्न में लिख लिया 1/4 तो भी क्या होगी, परिमेय होगी। ध्यान रखना, अगर मैंने लिख दिया 2 की पावर 1
तो भी क्या होगी, परिमेय होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0 भी क्या होगी, परिमेय होगी, याद रखना है। इसके अलावा मैंने लिखा 2 की पावर 0 क्या होगी, तो भी परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, ये बात आपको नोट करनी है। इसके अलावा जैसे आपसे पूछा जाए कि 22/7 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 22/7 क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, ऐसे अंडर रूट जैसे 4, √1, √9, √36, यानी ऐसे वर्गमूल, ऐसे अंडर रूट जिनके मान आप आसानी से निकाल पा रहे हैं, पूर्ण वर्ग फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये संख्याएं भी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 1 में अगर आपने 3 का भाग लगाया तो 0 पॉइंट कितना आता है, 3 3 3 3 आ रहा है, और ये रुक भी नहीं पा रहा है, चलते चल रहा है, लेकिन इसके जो डिजिट हैं वो हमेशा सेम है, और अगर कोई डिजिट सेम है, बार बार वही डिजिट आ रहे हैं, तो ऐसी संख्या भी याद रखने की है, परिमेय होगी। ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं करना है पेपर में, ये प्रश्न आपके पेपर में बने थे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब इसी से जस्ट उल्टा अपरिमेय किस किस को कहेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे अपरिमेय में हम कई बार ई को पूछ लेता है एग्जामिनर, ई क्या है, ये लोग में काम आता है, ई क्या है, तो ई एक अपरिमेय का उदाहरण है। और अनंत क्या है, अनंत भी अपरिमेय का उदाहरण है, याद रखना है। देखिए 22/7 परिमेय है, और जबकि पाई क्या है प्यारे जवानों, तो आप कहेंगे सर पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी 22/7 तो किसमें है, परिमेय में, लेकिन पाई किसमें आएगी, अपरिमेय में, याद रखना ये बात। इसके अलावा ऐसे अंडर रूट जो मान आपको नहीं निकालने आ रहे हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, इस तरीके के वर्गमूल जो आपको निकालने नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे भी वर्गमूल क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं। आप लोगों को यह चीज समझनी पड़ेगी कि सर परिमेय और अपरिमेय में अंतर क्या है। तो जो मैंने आपके यहां लिख रखा है, इनको अगर आप याद कर लेंगे और इनको समझ लेंगे, तो आप एग्जाम में परिमेय और अपरिमेय का सवाल हमेशा ही सही करके आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है जो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, इसी से आधारित अभी हाल ही के पेपर में आपसे पूछा गया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, व्हाट प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या यदि गुणा हो जाती है तो फिर कैसी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, या परिमेय अपरिमेय दोनों ही प्राप्त नहीं होंगी। ये 4 ऑप्शन थे आपके सामने, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद और इंपॉर्टेंट एक संख्या है जो पेपर में आपसे पूछी जाती है, उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए देखिए, एक एग्जाम में संख्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसीलिए आपको यहां पर सीखना होगा। एक संख्या होती है जिसका नाम है संपूर्ण संख्या, एक संख्या है जिसका नाम है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अब आपको यह समझना होगा परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या क्या है। जैसे आपको मैं कहूं कि 6 है, अब इस 6 में किस किस का भाग लग सकता है, तो आपने कहा सर 6 में 1 का पूरा भाग जा सकता है, 6 में 2 का पूरा भाग जा सकता है, 6 में 3 का पूरा भाग जा सकता है। यानी इसमें जिन जिन संख्याओं के पूरे भाग लग सकते हैं वो सभी संख्याओं को आपने रख लिया। अब आपको क्या करना, 6 नहीं लेना काम में, क्योंकि खुद का भाग तो सब में ही जाएगा, तो उसको काम में नहीं लेना। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इन तीनों का भाग इस 6 में लग पा रहा है पूरा पूरा, तो इन तीनों का जो टोटल है वो भी कितना है, 6, और ये संख्या भी कितनी है, 6। यानी भाग लगाने वाली संख्याओं का टोटल अगर उस खुद संख्या के बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि सर 6 कैसी संख्या है, तो 6 एक संपूर्ण संख्या का उदाहरण है। बात समझ पा रहे हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है और कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो संपूर्ण संख्या है, तो परीक्षा की दृष्टि से आपको संपूर्ण संख्याएं याद रखनी है। 6 संपूर्ण संख्या है, 28 संपूर्ण संख्या है, 496 भी संपूर्ण संख्या है, 8128 ये भी एक संपूर्ण संख्या का उदाहरण है। तो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से ये याद रखना है, क्योंकि अभी हाल ही के पेपर में इसका प्रश्न बना था, तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये प्रश्न आप जरूर सही करके आएंगे। आइए इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट संख्या का जिक्र करेंगे, देखते हैं कौन सी संख्या है। देखिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट संख्या जो आपके सामने आती है उसका नाम है भाज्य और अभाज्य संख्या।
क्या है? भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। अभी हाल ही में एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली संख्या है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, इनका अंतर पहले तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए, भाज्य और अभाज्य में क्या डिफरेंस है, इस बात को समझेंगे। पेपर में पूछा जाता है कि पहले तो इसका अंतर हम गुणनखंड से करेंगे। किससे करेंगे? गुणनखंड। अब मैं पूछूं भाज्य संख्या कौन है, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ध्यान से समझना, भाज्य संख्या क्या है, पहले तो इसी बात का जवाब देंगे। यदि किसी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हों, यदि किसी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हों तो यह कैसी संख्या है? तो यह एक भाज्य संख्या है। तो यह कैसी है? यह एक भाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है? यदि किसी संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हैं तो फिर यह संख्या कैसी है? यह एक भाज्य संख्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर आएगा। एग्जाम्पल भी लेंगे इसका, पहले इसको समझते हैं अभाज्य संख्या क्या है। यदि, पहले इसका डिफरेंस समझो, यदि किसी संख्या के केवल और केवल, यदि किसी संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंड हों तो यह संख्या, तो यह क्या होगी? अभाज्य होगी। तो यह कैसी होगी? अभाज्य होगी। याद रखेंगे इस बात को। क्या कहा मैंने कि भाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हैं तो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर होगा। और अगर किसी संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं, केवल और केवल दो गुणनखंड है, ना तो दो से कम ना दो से ज्यादा, अगर फिक्स दो गुणनखंड है तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। याद रखना, पेपर में प्रश्न कैसे बना, पेपर में आपसे प्रश्न इसका पूछा गया था कि किसी अभाज्य संख्या के अधिकतम कितने गुणनखंड संभव हैं। तो फिर क्या आंसर लगाना चाहिए आपको? आप कहेंगे 2। समझ में आ रही बात? आइए, इसके अलावा हम इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लो एक संख्या ले ली मैंने 4 या फिर 6 ले लेते हैं, एक संख्या 6 ले ली। अब 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर तीनों का इंटू करेंगे तो 6 ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम अभाज्य संख्या को ले रहे हैं, मान लीजिए एक संख्या ले ली 5, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पर केवल 2 ही गुणनखंड हो पाए तो ये कैसी संख्या हो गई? अभाज्य हो गई। यहाँ पर देख रहे हैं 2 से ज्यादा है तो कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। और क्या पेपर में इससे बन पा रहा है वो ध्यान से सुनिए। पेपर में आता है पहली, पेपर में क्या पूछता है एग्जामिनर? पहली भाज्य संख्या कौन सी है? पहली भाज्य संख्या कौन सी है? तो आप लोग बोलेंगे सर पहली भाज्य संख्या क्या है? 4 है। याद रखना, गलती नहीं करनी है। पहली भाज्य संख्या 4 है, यानी भाज्य संख्या की शुरुआत ही 4 से होती है। दूसरी बात, अभाज्य संख्या पहली कौन है? तो आप बोलेंगे 2। यह पहली अभाज्य संख्या है। यह पहली अभाज्य संख्या है। यह पहली अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है? आपसे पूछे पहली अभाज्य संख्या कौन है तो आप बोलेंगे 2। अब आप एक चीज और ध्यान रखना, ये जो 1 है, 1 जो आता है गणित में 1, ये न तो भाज्य है यानी भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। दोनों में गिनती नहीं होगी इसकी, ना तो भाज्य में ना अभाज्य में। एक को गिनना ही नहीं है, ना तो भाज्य में गिनना है ना अभाज्य में गिनना है। तो फिर भाज्य संख्या कौन हो गई? तो भाज्य संख्या पहली कौन हो गई? 4। और अभाज्य संख्या पहली कौन हो गई? 2। याद रखना है। और ये जो 2 है, इसी के बारे में एक और बात आपसे एग्जामिनर पूछता है। यह एकमात्र, मतलब ये अकेली ही ऐसी संख्या है, यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर अगर आपसे अभाज्य संख्या ये पूछे कि पहली विषम अभाज्य संख्या, पहली विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो पहली विषम अभाज्य संख्या आप कहेंगे 3 है। पहली विषम अभाज्य संख्या क्या कहेंगे? 3 है।
पहली सम अभाज्य संख्या क्या कहेंगे? 2 है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। पहली भाज्य संख्या कौन है? 4 है। यह बात आपको ध्यान रखना है। भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हैं? 2 से ज्यादा है। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हैं? आप कहेंगे केवल और केवल 2 है। अब अभाज्य संख्या के बारे में 2 बातें और आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि 1 से लेके 100 के मध्य, 1 से लेके 100 के मध्य यानी बीच में, इन 1 से लेके 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप लोग कहेंगे सर 25 होती है। याद रखना, पेपर में पूछी जाएगी। 1 से लेके 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप लोग बोलेंगे सर 21 है। आपसे पूछें 1 से लेके 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप लोग बोलेंगे सर 15 है। बात समझ में आ रही है? आपसे पूछें 1 से लेके 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप बोलेंगे 9 है। आपसे पूछें 1 से लेके 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप लोग बोलेंगे 4 है। याद रखना है। और क्या पूछ सकता है? आपसे पूछेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य। अब सबसे बड़ी अगर आपसे पूछे 1 अंकों की कौन है? तो सबसे बड़ी 1 अंकों की अभाज्य संख्या 7 है। और सबसे छोटी 1 अंकों की कौन सी है अभाज्य संख्या? तो आप लोग बोलेंगे सर 2 है। आपसे पूछें 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? तो आप बोलेंगे सर 97 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य पूछे तो कौन है? तो आप बोलेंगे 11 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य क्या है? तो आप बोलेंगे 997 है। और आपसे पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो आप लोग बोलेंगे सर 101 है। तो ये 2 बातें और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी पेपर की दृष्टि से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि संख्याएं क्या है। सरलीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था। इस टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार रखें। सारी चीजें इसी टॉपिक से आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ इस चैनल पर हम लोग रेगुलर तौर पर आपको पूरे कंप्लीट मैथ्स के वीडियो यहाँ दिए जाएंगे। इसी तरीके से डिटेल सॉल्यूशंस आपको कराए जाएंगे और बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के साथ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक बाय बाय।